नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INH 24/7। वक्त है 5 का पंच का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 5 बड़ी और अहम खबरों की। तो ये 5 खबरें हैं और इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर की। यहां मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची नटराजन को अदालत से बड़ा झटका लगा है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। दूसरी खबर TMC में बगावत की। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की हार के बाद ही बगावत शुरू हो गई थी। हार के बाद 18 मई को ही 19 सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग करते हुए लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा था। तीसरी खबर नीट में बड़े बदलाव की। नीट के 21 जून को होने वाले री एग्जाम में स्टूडेंट्स को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। चौथी खबर उद्योगपतियों को न्योता देने की। हैदराबाद में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का आयोजन हुआ, जिसमें CM साय ने उद्योगपतियों को राज्य में निवेश करने के लिए न्योता दिया है। पांचवी खबर बलरामपुर से रहेगी। यहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 करोड़ का गांजा बरामद किया है। 6 करोड़ का। तो विस्तार से इन पांचों खबरों पर बात करेंगे। ये देखिए, विंडो में आप पांचों खबरों को देख रहे हैं। चलिए, तो पहली खबर की बात करेंगे। मीनाक्षी नटराजन, जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए तीसरी उम्मीदवार थी कांग्रेस पार्टी की, बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। क्या है पूरी खबर? तो मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनुच्छेद 329B के तहत संवैधानिक रोक लागू होती है। ऐसे में अनुच्छेद 32 या 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने उन्हें चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है और कहा कि वे कानून के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय अपना सकती हैं। इस फैसले के बाद नामांकन रद्द करने को चुनौती देने का रास्ता फिलहाल चुनाव याचिका तक सीमित रह गया है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। बता दें कि गुरुवार को भाजपा के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं और उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंप दिए गए हैं। इधर दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सड़कों पर उतरकर नामांकन रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। तो बड़ा झटका लगा है मीनाक्षी नटराजन को, जो कि कांग्रेस पार्टी की तीसरी उम्मीदवार थी। ये देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवारों को नहीं किया। कानूनी भाषा में तो वकील ही आपको कह पाएंगे कि उन्होंने, क्योंकि वो वहां पर थे और ऑर्डर की कॉपी आने के पहले मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फॉर्म 26 के आधार पर नहीं, उन्होंने एक ये कहा कि इस तरह के मामलों में इलेक्शन पिटीशन होता है। मैं अभी ये तय नहीं करूंगी, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्टी जो भी तय करती है और वरिष्ठ नेता जो तय करते हैं, हम लोग जो लोकतंत्र पर झटके के झटके लग रहे हैं उसकी चिंता हमको। डॉक्टर प्रदीप शर्मा हमारे साथ में, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनसे जानेंगे कानूनी दावपेच इस पूरे मामले में क्या हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब कानूनी हिसाब से उनके पास क्या रास्ता है, कांग्रेस पार्टी के पास क्या रास्ता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस बात को क्लैरिटी दे दी अपने ऑर्डर के अंदर कि ऑर्डिनरी केसेस के अंदर वो सेक्शन जो आर्टिकल 32 और 226 है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सट्रीम पावर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, उसका उपयोग ना करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि वैसे भी जो प्रक्रिया है ये इलेक्शन की मीनाक्षी नटराजन की, ये अब शुरू हो चुकी है। तो जब एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें इस टाइम पर कोर्ट का इंटरफेरेंस करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जो प्रोसेस अभी जो भी है, अगर कल को इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट आ जाता है और उस रिजल्ट के बाद अगर आपको लगता है कि इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही,
तो आप उसको इलेक्शन पिटीशन की तरह चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ये कोर्ट की साइड से एक सजेशन रही। दूसरी बात ये थी कि बेसिकली जो जो फॉर्म सबमिट किया था मीनाक्षी नटराजन ने ये इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 32 को अगर देखा जाए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पूरी तरह से कोई भी चीज को कंसील नहीं किया जाएगा। जब आपके पास एक आपको पता है कि आपके खिलाफ कोई पेंडिंग केस है, तो आपको चाहिए था, मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि उनको चाहिए था कि उस इंफॉर्मेशन को वो इलेक्शन कमीशन को डिस्क्लोज करती, और डिस्क्लोज करने के बाद फिर अगर इलेक्शन कमीशन उसमें कॉग्निजेंस लेता, लॉ क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये सब प्रक्रिया उनको देख लेनी चाहिए थी। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज ए क्राइम अदरवाइज ऑल्सो। आईपीसी में भी 340 आईपीसी में प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी गलत एफिडेविट देता है तो उसके खिलाफ 340 आईपीसी शुरू हो जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के पर्टिकुलर सेक्शन को यूज करते हुए उनका ये रद्द कर दिया। अब हमारे पास चारा ये है कि जी अब बात पूरी करिए जी डॉक्टर साहब। अब देखना ये है कि अगर वो इससे अभी भी पीड़ित हैं, उनको लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो कोर्ट तो हमेशा खुला हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि स्टेज के ऊपर वो कुछ करेंगे, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज इनकम्प्लीट इन हर ओन फॉर्म। द इंफॉर्मेशन हैव नॉट बीन फुल्ली डिस्क्लोज। तो उन्होंने नहीं दी, तो आप ईसीआई को स्टेज पर ब्लेम करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहा। बिल्कुल, अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, ये जानकारी के लिए। चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे। ममता बनर्जी दरअसल बहुत, उनकी जो पार्टी है वो टूट रही है, बिखर रही है। 58 विधायकों के बाद अब कुछ सांसद हैं जो उनका साथ छोड़ने वाले हैं, या ये कहें कि उनका साथ छोड़ चुके हैं, और एक लेटर सामने आया है। क्या है पूरी खबर? ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में फूट अब तय है। विधानसभा के 80 में से 58 विधायकों के बगावती तेवर के बाद लोकसभा के बागी 19 सांसदों का लेटर शुक्रवार को सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 18 मई को लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था और अलग गुट बनाने की मांग की गई। इससे साफ है कि ममता की हार के 14 दिन बाद ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। राजनीतिक विश्लेषक सुमित मल्होत्रा हमारे साथ में हैं। राजनीतिक विश्लेषक सुमित मल्होत्रा हमारे साथ में हैं। मेहरोत्रा जी, माफ करिए, सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। उनसे जानेंगे कि आखिर टीएमसी में चल क्या रहा है। सुमित जी, देखिए, पार्टी बहुत ताकतवर थी जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आए। ऐसा क्या हो गया कि ममता दीदी के बहुत करीबी सांसद और विधायक, जो एक तरीके से पार्टी का स्तंभ कहे जाते थे, जैसे कि कल्याण बनर्जी या सायोनी घोष, ऐसे बड़े नेता भी अब दीदी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? सुमित जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है जी। सुमित जी, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी बहुत अच्छी पोजीशन में थी, बहुत स्ट्रांग होल्ड था पूरे राज्य में। जैसे ही चुनाव हारी और उसके बाद नेता उन्हें छोड़ करके चले गए उनकी पार्टी के, ये तो हर पार्टी में हम देखते हैं, लेकिन वो नेताओं ने भी साथ छोड़ दिया जो उनकी पार्टी का स्तंभ माने जाते थे या ममता बनर्जी के बड़े करीबी माने जाते थे। देखिए, ये कोई नया उपयोग नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये महाराष्ट्र में भी कर चुके हैं, बिहार में भी कर चुके हैं, और अन्य प्रदेशों में ये करते ही हैं। यहाँ जहाँ ये सरकार जब इनकी आती है, जब इन्हें लगता है कि हमें इन पार्टियों को खत्म करना है, तो ये ऑपरेशन लोटस करते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए का प्रलोभन देते हैं और सीबीआई ईडी के द्वारा आरोप लगाते हैं और उन्हें डराया धमकाया जाता है। हमारे एक नेता है, सांसद हैं, उन्होंने खुद खोल के कहा है कि उनके पास भी फोन आया है, उन्हें भी धमकाया गया है कीर्ति आजाद जी ने, पर वो टस से मत नहीं हुए।
और जो डर गया वो उनके साथ में जा रहा है। सीधी सी बात इसमें क्या है, जिसे जाना है चला जाए, डर गया जाने दीजिए। पर अच्छी बात है कि 2029 से पहले जो गंदगी हमारे यहाँ थी वो सफा हो जाएगी और 2029 से चुनाव हम बिल्कुल साफ होकर के लड़ेंगे। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब देखना होगा कि अब क्या होता है, क्या ये आंकड़े यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि 58 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं और 19 सांसदों का लेटर सामने आया है। देखना होगा क्या ये आंकड़ा बढ़ता है, ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती है या नहीं। चलिए, नीट परीक्षा को लेकर एक अपडेट है, बड़ा अपडेट है, वो आपको बता देते हैं। दरअसल परीक्षा प्रक्रिया में अब कुछ बदलाव किए गए हैं। जो री एग्जाम होने वाला है नीट यूजी 2026, जिसे रद्द कर दिया गया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था, और जो अब पेपर फिर से होने वाला है कि जो री एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहला इसमें एक बदलाव है, इसमें छात्रों को 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। क्या है पूरी खबर? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम में कुछ बदलाव किए हैं। नए नोटिस के तहत परीक्षा का समय अब 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है, यानी कि 15 मिनट का समय अतिरिक्त मिलेगा। चलिए, इस पर सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ में है। स्पर्श, बड़े बदलाव किए गए हैं, इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि छात्रों को अतिरिक्त 15 मिनट दिए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल नीट परीक्षा को लेकर ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, क्योंकि 21 जून को ये परीक्षा जो है करवाई जानी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को जो कुल 195 मिनट का समय मिलता था, वो अब जो है 15 मिनट का बढ़ा दिया गया है। यानी जो बाकी काम होते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट जो है दिए गए हैं, ताकि जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती है, हस्ताक्षर हो गए या बाकी चीजों की बात की जाए, इसलिए 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो पूरी परीक्षा है उसमें जो रफ कॉपी होती है उसको लेकर भी जो है ये बड़ा अपडेट जो है सीधे तौर पर जो है निकलकर सामने आया। यानी कच्चे काम के लिए भी अतिरिक्त जगह देने का जो फैसला है वो सीधे तौर पर नीट जो है जो एग्जाम कराने वाले लोग हैं उनकी तरफ से जो है दिया गया है। ऐसे में हमने देखा था कि पिछले दिनों नीट पेपर मामले को लेकर जो लगातार विवाद है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया। देश भर में जो छापेमारी है वो जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। कई गिरफ्तारियां भी हुई थी और इस बार सबसे बड़ी चुनौती यही निकलकर सामने आ रही है कि पेपर जो है वो लीक ना हो जाए, ताकि जो लाखों छात्र हैं उनका भविष्य जो है वो असर में जो है ना लटक जाए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो है कई बड़े बदलाव सीधे तौर पर जो है नीट परीक्षा को लेकर सामने आ रहे हैं। और अब अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा बदलाव देखने को सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आया, जहां पर 15 मिनट एक्स्ट्रा देने का जो काम है वो जो है नीट परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। बिल्कुल स्पर्श, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 21 जून तक लॉकडाउन में रखे जाएंगे पेपर और 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे छात्रों को। देखिए, छत्तीसगढ़ में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हैदराबाद में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट समिट रखा गया। इसका आयोजन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। क्या है पूरी खबर? छत्तीसगढ़ में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आज हैदराबाद में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। देश के कई बड़े उद्योगपति और निवेशकों ने भी इसमें भाग लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों से सीधा संवाद कर उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश करने का आमंत्रण दिया और राज्य की नई औद्योगिक नीतियों की जानकारी साझा की। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना और औद्योगिक विकास को नई दिशा देना है। तो निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इस समिट का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले और बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ है और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। हमारे यहाँ पर वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जी और हमारे विभाग के सभी अधिकारी हैं। सब लोगों ने एक अच्छी उद्योग नीति बनाई है। उद्योग के विषय में तो अभी हमारे कई उद्योगपति अपना अनुभव
यहाँ पर शेयर किए कि 6 महीना में किस तरह से उनका उद्योग वहां पर खड़ा हो गया और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों की बड़ी अच्छी टीम है और किसी भी तरह से आप लोगों को न एनओसी लेने में न कुछ में कोई परेशानी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ को भी विकसित करने के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसमें उद्योग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो आप सबसे मैं मुख्यमंत्री के नाते आग्रह करूंगा कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए, पधारें, वहां पर देखें, निवेश करें। किसी भी तरह से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को खुशी ही होगी। चलिए बलरामपुर की बात करेंगे, जहां पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है, बड़ी मार की है और 6 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस ने 6 करोड़ रुपए का 1100 किलो गांजा ट्रक से बरामद किया है, बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर के बसंतपुर में पुलिस ने नशे के बड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। ट्रक से 1100 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। बता दें कि बलराम पुलिस ने छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर गांजे से भरे ट्रक को पकड़ा। ट्रक में 50 बोरी से अधिक गांजा भरा हुआ मिला। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह गांजा ओडिशा के सोनपुर से ट्रक में भरा गया था। आरोपियों की पहचान यूपी के सहारनपुर निवासी लोकेश कुमार और मुजफ्फरनगर निवासी आमिर के रूप में हुई है। आपको यह भी बता दें कि ट्रक में नीचे गांजा भरा हुआ था और गांजे को छिपाने के लिए ऊपर प्लास्टिक की बोरियों में कुछ पाउडर भरा हुआ था। इस तरीके से छुपाने की बहुत कोशिश की तस्करों ने, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जिला बलरामपुर के थाना बसंतपुर थाना क्षेत्र में दिसंबर 2025 में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि तकरीबन 12 क्विंटल गांजा बरामद किया गया था और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल सहयोगी कृष्ण कुमार यादव हमारे साथ में हैं। कृष्ण, इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है, 6 करोड़ रुपए का, 1100 किलो से ज्यादा गांजा। इसमें आपसे जानना यह चाहता हूं कि अब इस मामले में आगे भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? क्या गिरोह के और सदस्यों के बारे में कुछ पता चला है? कहां तक ये पूरा गिरोह जो है वो एक्टिव है, सतर्क है? बता दूं कि आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 19 क्विंटल गांजा यहाँ पे जब्त किया गया है, जिसकी जो कीमत है वो करोड़ों रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही जो पुलिस है वो अब इस मामले में इंड टू इंड कार्रवाई करने की दिशा में काम कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये तस्कर आखिर गांजा लेकर आते हैं तो कहाँ से आते हैं और इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इसको खपाने के लिए किस तरीके से इनका चैनल काम करता है, किस तरीके से इनका नेटवर्क है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए पुलिस जो है टेक्निकल एनालिसिस करने में जुटी हुई है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो लगातार पुलिस जो है, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती इलाका है, बसंतपुर क्षेत्र का इलाका है, वहां पर पुलिस का जो है वो एक एक्टिविटी जो है, मुखबिर वहां पे अलर्ट है और पुलिस एक्टिव मोड में है और इस तरीके के मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोकने के लिए पुलिस जो है इन दिनों काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और देखना होगा कि अब पुलिस की पूछताछ में आरोपी और क्या बताते हैं। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद कृष्ण आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।